हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी एडियो। मैं धीरज सर। इससे पहले अभी हम लोग जो है एक्सरसाइज 6 देखे थे, भक्ति सूफी ट्रेडिशन। इसमें मैंने आपको बता दिया था सूफी ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशन तक पूरा। देखिए हमने कहाँ देखा था। अच्छा, ये जो है ये अपना कोचिंग सेंटर है एमजी एडियो। बाकी विजिट करना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं www.mjedu.com पे। कांटेक्ट कर सकते हैं 9643010256 पे। देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था भक्ति क्या होता है। तो भक्ति का मतलब बताया था डिवोशन टू गॉड। फिर मैंने बताया था कि ये जनरली अपने पास दो तरीके का होता है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति मैंने बताया था जहाँ पे हम गॉड को कंसेप्चुअलाइज्ड करते हैं, उनकी इमेज बनाते हैं। निर्गुण भक्ति मतलब जहाँ पे हम क्या करते हैं, गॉड की जो पूजा करते हैं वो कैसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट बताया था 2 मार्क्स में। उसके बाद मैंने कॉन्फ्लिक्ट बताया था। कॉन्फ्लिक्ट में तांत्रिक ट्रेडिशन के बारे में बताया था। अलवर एंड नैनार, इसके बारे में मैंने बताया था, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था। जनरली पीजेंट कम्युनिटी थे। इनका एटीट्यूड बताया था टुवर्ड्स कास्ट सिस्टम। साथ में 2 ओमेन डिवोटी के बारे में, अंडाल और क्राइकल अमैयर। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अंडाल के बारे में याद रखिएगा, अंडाल जो है एक ओमेन डिवोटी है। कैसी? अलवर डिवोटी है, ठीक है। दूसरी तरफ है अपने पास क्राइकल अमैयर। क्राइकल अमैयर के बारे में बताया था कि ये नैनार डिवोटी है। भगवान शिव को जो क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड के रूप में एक्सेप्ट करती है। ये भगवान शिव को जो है वो फादर मानती है, और ये जो है भगवान शिव को जो है अपना बिलव्ड मानती है। जो अंडाल है ये बोलती है कि लॉर्ड विष्णु जो है इसकी क्या है, बिलव्ड है। तो ऐसे आपको अंडाल और क्राइकल अमैयर के बारे में इमेज मैंने बताया था। ये क्राइकल अमैयर का इमेज है, ये अंडाल का इमेज है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, रिलेशन विद स्टेट, ठीक है। जो भक्ति सूफी के लोग हैं इनका स्टेट के साथ क्या रिलेशन था। 6th सेंचुरी में मेनली 3 रिलीजन इमर्ज होता है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म। तो हिंदुइज्म पहले से एग्जिस्ट करने वाला रिलीजन है। हिंदुइज्म काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करने वाला रिलीजन है, ऐसा नहीं है कि कोई नया रिलीजन आया हो। और 3rd सेंचुरी के आसपास बुद्धिज्म इमर्ज होता है, और बुद्धिज्म से पहले जो है वो जैनिज्म अपने यहाँ एग्जिस्ट करता था। तो ये जब बुद्धिज्म और जैनिज्म ये दोनों आया ना, तो ये दोनों नॉर्थ इंडिया में काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हुआ। साउथ इंडिया में इसका स्प्रेड नहीं हुआ, क्योंकि साउथ इंडिया में हिंदुइज्म ही जो है वो क्या रहा, डोमिनेंट जो अपने पास रिलीजन रहा। कारण ये था कि साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, और भक्ति मूवमेंट में आपको पता है लॉर्ड शिव और लॉर्ड विष्णु की पूजा होती थी। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है ना, ये मेनली जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ स्प्रेड होता है, मर्चेंट कम्युनिटीज़ में। जो आर्टिजन कम्युनिटी था, यहाँ पे जो बुद्धिज्म और जैनिज्म है ये काफ़ी तेज़ी से क्या होता है, स्प्रेड होना चालू हो जाता है। अब देखिए ये तीनों रिलीजन की बात करते हैं। ये तीनों रिलीजन जो है ये चाहते थे रॉयल पैट्रोनेज लेना। इनका डिमांड क्या था, इनका डिमांड था कि इनको राजा अपना शरण दे दे, मतलब राजा इनके रिलीजन को एक्सेप्ट कर ले। कारण बताते हैं, राजा जब इनके रिलीजन को एक्सेप्ट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रजा इनके रिलीजन को एक्सेप्ट करेगी, और देखते देखते इनका रिलीजन जो है क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। तीनों रिलीजन, ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं। देखिए ओकेजनली कभी कभी जैनिज्म और बुद्धिज्म को राजा लोग एक्सेप्ट भी किए हैं। अगर जैसे एग्जांपल बताते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो क्या करता है, जैनिज्म को एक्सेप्ट करता है। अशोक जो है वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। लेकिन फिर भी लार्ज नंबर ऑफ किंग जो है वो क्या करते हैं, बुद्धिज्म को ये हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किए हुए थे। अब कारण था हिंदुइज्म में जो है अलवर और नैनार का कॉन्सेप्ट अपने पास, ठीक है। साउथ इंडिया में तो मेनली हम आपको बताते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म फैला नहीं। ये जो अलवर और नैनार थे ये दोनों जो है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म का काफ़ी ज़्यादा अपोज करते थे। अब देखिए साउथ इंडिया का जो राजा है ना, ठीक है, वो उसके पास जो इकोनॉमी आ रही है, क्यों आ रही है, साउथ इंडिया के राजा के पास इकोनॉमी या तो एग्रीकल्चर से आ रही है या तो ट्रेड से आ रही है। अब एग्रीकल्चर से जो इकोनॉमी आ रही है उसमें अधिकतर जो अपने पास कम्युनिटी इंडल्ज है उसका नाम है विल्लला। विल्लला का मतलब पीजेंट होता है, ठीक है। ये पूरे के पूरे पीजेंट यहाँ पे जो है वो क्या है, इंगेज है। अब ये जितने भी पीजेंट यहाँ पे इंगेज हैं, तो अब पीजेंट सारे के सारे जो है वो क्या कर रहे हैं, भक्ति मूवमेंट कर रहे हैं। तो राजा उनका सपोर्ट लेना चाहेगा, राजा चाहेगा कि ये सारे बंदे जो है हमारे सपोर्ट में रहे। इसलिए राजा अदर रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि राजा अदर रिलीजन को एक्सेप्ट करेगा तो फिर वहाँ के जो लोकल पीपल है उनके नज़र में आपको पता है ये चीज़ें कितना निगेटिव जाएंगी। जो अपने पास नैनार लोगों का कंपोजिशन है ना, इसमें ये लोग स्ट्रांगली अपोज करते हैं बुद्धिज्म को। नैनार अपने कंपोजिशन में सबसे ज्यादा अपोज करते हैं किसको, बुद्धिज्म को। अच्छा, उसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ किंग पैट्रोनेज अलवर एंड नैनार। साउथ इंडिया के अधिकतर राजा अलवर और नैनार को पैट्रोनेज करते हैं, मतलब शरण देते हैं। ये बुद्धिज्म और जैनिज्म को शरण
नहीं देते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले जैसे कि चोला रूलर्स, ठीक है। साउथ इंडिया में देखिए 3 डायनेस्टी बड़ा फेमस थी, चोला, चेरा, पांड्याज। सबसे पहले साउथ इंडिया की डायनेस्टी में देखिएगा, ये है चोला, चेरा, पांड्याज का अभी हम आपको रीजन बताते हैं। तो देखिए ये साउथ इंडिया वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये साउथ इंडिया में देखिए ये वाला रीजन जो है ये चोलाज का रीजन है, जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन देखते हैं। इधर जो केरला वाला रीजन दिखाई दे रहा है ये है चिराज का, और ये जो अपने पास बिल्कुल साउथ में दिखाई दे रहा है ये है पांड्याज का। तीनों रीजन याद रखिए, आप मैप में मार्क करने के लिए आता है। ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में जो है थोड़ा तमिलनाडु वाला रीजन वो चोलाज हो जाएगा, केरला वाला रीजन जो है वो चिराज का हो जाएगा, और बिल्कुल साउथ में जो है वो क्या हो जाएगा, पांड्याज हो जाएगा। ये तीनों रीजन जो है आपको याद रखना है, और तीनों जो अपने पास किंगडम है ये याद रखिएगा। चोला रूलर्स ने सबसे ज्यादा याद रखा कि विष्णुइज्म और सैविज्म को क्या किया, पैट्रोनाइज किया है। उन लोगों ने बड़ा बड़ा टेंपल बनवाया है। अब देखिए चोला रूलर्स ने जो टेंपल बनवाया है, जैसे कि अपने पास चिदम्बरम का टेंपल हो गया, तंजावुर हो गया, गंगाईकोंडा चोलापुरम हो गया, ये सब टेंपल है जो चोला रूलर ने बनाया है। और ये तीनों के तीनों टेंपल जो है लॉर्ड शिव को समर्पित है। किनको? भगवान शिव को, ठीक है। अब देखिए जैसे ये 3 टेंपल मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले यहां देखिए, ये हो गया चिदम्बरम का टेंपल। देखिए कितना बड़ा टेंपल इन लोगों ने बनाया है, आप खुद ही देख के जो है वो सोच सकते हैं, इतना बड़ा टेंपल का आर्किटेक्चर है। उसके अलावा तंजावुर देखिए, तंजावुर का टेंपल। उसके अलावा देखिए अपने पास गंगाईकोंडा चोलापुरम, ठीक है। सब देखिए जितना भी मंदिर है ना, ये मंदिर के आगे जो ये देख रहे हैं ये गोपुरम है जी, ये गेटवे है मंदिर का, ये मेन मंदिर नहीं है, समझिए। मेन मंदिर, इसके अंदर जाइएगा तो छोटा सा श्राइन होगा, ये आगे से गेटवे है, इस गेटवे से अंदर जाइए। यहां से देखिए लोग अंदर इंटर करेंगे, यहां से अंदर जाइए तो ये देखिए ये गोपुरम है, ये जो है गोपुरम है, अंदर जाने का रास्ता है, लोग यहां से जाते हैं। और अंदर जाने के बाद मेन श्राइन मिलती है जो छोटी सी होती है, जो मेन जगह जहां पे पूजा करते हैं वो छोटा सा रीजन होता है। तो ये तीनों टेंपल चोला लोगों ने जो है वो क्या किया था, बनवाया था। अब जनरली हम आपको बताते हैं अधिकतर राजा ने जो है अलवर और नैनार को ही पैट्रोनेज क्यों किया। कारण ये था कि अलवर एंड नैनार्स वर फेमस अमंग द विल्लला। अलवर और नैनार किसमें फेमस थे, विल्लला कम्युनिटी में, जो पीजेंट कम्युनिटी थी। और राजा उनका सपोर्ट चाहता था, क्योंकि राजा अपनी ऑथोरिटी जो है ना वो कैसे रिप्रेजेंट करता था, अपने आप को गॉड के साथ कनेक्ट करके। राजा बोलता था कि हम समाज के ऊपर रूल कर रहे हैं, तो कैसे रूल कर रहे हैं, अपने आप को गॉड के साथ क्या करके, कनेक्ट करके। राजा अपने आप को हमेशा गॉड के साथ कनेक्ट करता था, तब सोसाइटी के ऊपर रूल करता था। तो ये जनरली चाहता था राजा कि विल्लला लोगों का सपोर्ट मिल जाए, इसलिए ये लोग क्या करते थे, लार्ज नंबर ऑफ टेंपल्स इन लोगों ने भगवान शिव और विष्णु का बनवाया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक नया ट्रेडिशन है वीर सेवा ट्रेडिशन। ये 4 मार्क्स का आएगा, ये जो है ये वीर सेवा ट्रेडिशन 4 मार्क्स का आएगा। मैं जितना बता रहा हूं, अगर आपने इतना लिख दिया वीर सेवा ट्रेडिशन तो आपको 100% इसका पूरा स्कोर मिल जाएगा। वीर सेवा ट्रेडिशन क्या था, 4 मार्क्स में हम सिंपल सा बताते हैं। सबसे पहले बताइएगा, देखिए भक्ति मूवमेंट 6th सेंचुरी में स्टार्ट होती है, भक्ति मूवमेंट 6th सेंचुरी में, जबकि वीर सेवा ट्रेडिशन जो है ये 12th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, मतलब 6th सेंचुरी बाद इसके। तो वीर सेवा ट्रेडिशन के बारे में पहला पॉइंट, वीर सेवा ट्रेडिशन 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट करने वाला बंदा जो था उसका नाम था बासवन्ना। बासवन्ना जो था इनिशियली एक जैन था, ठीक है, याद रखिएगा, जो कर्नाटक में, ये वीर सेवा ट्रेडिशन कर्नाटक से शुरू हुई थी। तो कर्नाटक में जो डायनेस्टी रूल कर रही थी, चालुक्य डायनेस्टी, उस डायनेस्टी के कोर्ट में ये मिनिस्टर था बासवन्ना। तो पहला पॉइंट कि अपने पास जो वीर सेवा ट्रेडिशन है वो 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, कर्नाटक से स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट करने वाला बंदा जो है उसका नाम है बासवन्ना, जो जैन था, जो कर्नाटक के चालुक्य डायनेस्टी के कोर्ट में मिनिस्टर था। उसके बाद बताइएगा इसके जितने भी फॉलोअर हुए वो वीर शिवाज कहलाए। वीर शिवाज मतलब हीरोज ऑफ शिवा, भगवान शिव के हीरो हैं ये लोग, तो हीरोज ऑफ शिवा कहलाए। इनको हम लिंगायत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा कि इनको हम लिंगायत के नाम से भी जानते हैं। लिंगायत का मतलब होता है वियरर ऑफ लिंगा, लिंग पहनने वाले। तो जनरली क्यों इनको लिंगायत बोला गया है, क्योंकि ये भगवान शिव का जो लिंग है वो एक चांदी के बक्से में डाल के लेफ्ट शोल्डर के ऊपर जो है वो पहना करते हैं। चांदी के बक्से में छोटा सा शिवलिंग डाल के वो लेफ्ट शोल्डर पे पहना करते थे, इसलिए इनको लिंगायत बोले। इनका बिलीफ क्या था, इनका बिलीफ था कि मरने के बाद जो हमारे इंसान होते हैं वो डायरेक्टली शिव के साथ मर्ज हो जाते हैं, भगवान के साथ मर्ज हो जाते हैं, दोबारा इस दुनिया में कभी भी वापस नहीं आते हैं। इसलिए मरने के बाद कभी भी ये फ्यूनेरल प्रैक्टिस परफॉर्म नहीं करते हैं। फ्यूनेरल प्रैक्टिस मतलब मरने के बाद जो क्रियाकर्म होता है वो सब परफॉर्म नहीं करते हैं। सिंपली मरने के बाद ये डेड को क्या कर देते हैं, दफना देते हैं।
बड़ी कर देते हैं, सीधा दफना देते हैं, ठीक है। और ये वैसा कुछ परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके अलावा ये जो है अपने पास कास्टिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये ऑथोरिटी ऑफ वेदा के ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि वेद सही है या गलत है, उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। साथ में ये लोग जो है पोस्ट पुवर्टी मैरिज को बढ़ावा देते हैं। पोस्ट पुवर्टी मैरिज मतलब कि शादी जो है एक एज के बाद होनी चाहिए, मतलब टीन एज के बाद होनी चाहिए। ये लोग विडो रीमैरिज को बढ़ावा देते हैं। और ये सारे आइडियाज ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के द्वारा अपोज किया गया था, जिसको ये लोग बढ़ावा दे रहे थे। इन लोगों ने अपना बुक कंपोज किया है जिसको हम वचनाज बोले हैं, जो कन्नड़ लैंग्वेज में है, ठीक है। और आज हम जितना भी वीर सेवा ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं सब वचनाज से जानते हैं। कन्नड़ लैंग्वेज में कंपोज किया गया है उन महिलाओं और पुरुष के द्वारा जो इस मूवमेंट को उस समय ज्वाइन किए थे 12वीं सेंचुरी में। तो सिर्फ अगर आप इतना बात लिख देते हैं वीर सेवा ट्रेडिशन में तो आपको पूरा का पूरा 4 मार्क्स मिल जाएगा। देखिए वीर सेवा ट्रेडिशन में क्या लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि वीर सेवा मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 12th सेंचुरी बाय बासवन्ना फ्रॉम कर्नाटका। कहां से शुरू हुआ था ये? बिल्कुल सही, कर्नाटका। तो ये कर्नाटका से शुरू हुआ था। ये बासवन्ना का इमेज मैंने बना रखा है, देखिए यही ये बासवन्ना है जिन्होंने क्या किया था, ये मूवमेंट शुरू किया था। तो 12th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ था, बासवन्ना ने स्टार्ट किया था कर्नाटक से। ब्राह्मण इनिशियली एक जैन थे एंड ही वाज अ मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ कर्नाटका। जो कर्नाटक में रूल कर रही थी डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, उसी कोर्ट में ये मिनिस्टर था। ही स्टार्टेड वीर सेवा ट्रेडिशन। इसके फॉलोअर को वीर शिवाज बोला गया। वीर शिवाज मतलब हीरोज ऑफ लॉर्ड शिवा। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। चौथा पॉइंट बनाएंगे इसमें कि इस जो वीर शिवाज है इनको लिंगायत के नाम से भी जाना गया है। लिंगायत का मतलब होता है वियरर ऑफ लिंगा, लिंगा पहनने वाले। दे वर्शिप लॉर्ड शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज लिंगा। ये भगवान शिव की पूजा उनके लिंग के रूप में करते हैं, ठीक है। एंड दे वियर ए स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस। ये छोटा सा शिवलिंग जो है वो क्या करते हैं, एक चांदी के बक्से में रख के पहनते हैं। एंड ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर, एक धागे से बांध के कहां पे, अपने लेफ्ट शोल्डर के ऊपर। इसके बाद इनके बिलीफ और प्रैक्टिसेस के बारे में बताइएगा। तो इनका बिलीफ क्या है? लिंगायत मानते हैं कि आफ्टर डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विद लॉर्ड शिवा। मरने के बाद जो अपने पास डिवोटी है वो भगवान शिव के साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। एंड विल नेवर रिटर्न टू दिस वर्ल्ड, और कभी भी इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। इसलिए कभी भी ये लोग फ्यूनरी प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं। दे नेवर प्रैक्टिस द फ्यूनरी राइट्स, जैसे कि क्रीमेशन वगैरह परफॉर्म नहीं करते हैं, कोई भी कर्मकांड परफॉर्म नहीं करते हैं। सिंपली दे बरी द डेड, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, जो डेड बॉडी होता है उसको दफना देते हैं। एंड दे क्वेश्चन द ऑथोरिटी ऑफ वेदा। ऑथोरिटी ऑफ वेदा का मतलब क्या है कि ये कास्ट सिस्टम का अपोज करते हैं, ये भी लिख सकते हैं। मतलब दे अपोज कास्ट सिस्टम। ये क्या करते हैं, कास्ट सिस्टम का अपोज करते हैं, ठीक है। मतलब इसको मानते नहीं है, कास्ट सिस्टम को ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद बताइएगा कि दे इनकरेज पोस्ट पुबर्टी मैरिज, मतलब शादी आपके टीनेज के बाद होनी चाहिए। दे ऑल्सो इनकरेज री मैरिजेज ऑफ विडो, मतलब कि विधवा का जो है विवाह होना चाहिए। और ये सारे आइडियाज ब्राह्मण्स के द्वारा डिसअप्रूव थे। इनके कंपोजिशन को हम वचनाज बोले हैं। वचनाज का मतलब होता है अपने पास सेइंग, ठीक है, याद रखिएगा। एंड आवर अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड ऑन वचनाज। हमारा जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है, वचनाज, जिसका मतलब होता है सेइंग। सेइंग का मतलब कुछ भी कहना, जो इन लोगों ने कहा है। एंड इट इज कंपोज्ड इन कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिएगा। जो अपने पास वचनाज है वो कन्नड़ लैंग्वेज में है, जो कर्नाटका में बोली जाती है। एंड दिस वाज कंपोज बाय मेन एंड वुमेन हु ज्वाइंड द मूवमेंट, ठीक है। तो आप इतना पॉइंट अगर वीर सेवा ट्रेडिशन के बारे में बताते हैं तो 4 का 4 मार्क्स आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अच्छा, अगर आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिएगा। नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। हमारा कोचिंग सेंटर मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में है, MGI EDU के नाम से, मुखर्जी नगर न्यू दिल्ली में। और मैं यहाँ पे पिछले 8 सालों से जो है क्लास 11th और 12th के लिए ह्यूमैनिटीज पढ़ाता आ रहा हूँ। अब हम बात करते हैं रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में देखते हैं क्या भक्ति मूवमेंट फैला, तो बिल्कुल नहीं। हम आपको बताते हैं 6th सेंचुरी में जब साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुआ था, उस समय नॉर्थ इंडिया में राजपूत राजा थे। उस समय नॉर्थ इंडिया में राजा कौन है, राजपूत है। अब जब राजपूत राजा थे तो उस समय ब्राह्मण जो थे वो क्या थे, हायर पोजीशन पे थे। राजपूत राजा के समय ब्राह्मण जो है हायर पोजीशन पे थे। उनके कोर्ट में जो अपने पास राजा के कोर्ट में जो हायर पोजीशन होता था वो ब्राह्मण्स का होता था। क्योंकि देखिए नॉर्थ इंडिया में जो रूल चलती थी वो किसके अकॉर्डिंग चलती थी, नॉर्थ इंडिया में जो रूल चलता था वो किसके अकॉर्डिंग चलता था, तो नॉर्थ इंडिया में जितना भी रूल रेगुलेशन चलता था वो धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग चलता था। ये पूरा का पूरा धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र कंपोज किसने किया था, ब्राह्मण लोगों ने। और देखिए सोसाइटी में रूल चलेगी धर्मशास्त्र धर्मसूत्र के अकॉर्डिंग, और उस रूल को इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेवारी किसकी है, राजा की।
बनाने की जिम्मेवारी ब्राह्मण के पास और इम्प्लीमेंट करवाने की जिम्मेवारी राजा के पास, और उसी के तहत पूरी सोसाइटी को क्या किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा। तो बताइए सोसाइटी में दोनों का हायर पोजीशन हुआ कि नहीं, जो अपने पास राजपूत है और जो ब्राह्मण है। तो यही बताते हैं कि देखिए जिस समय अपने पास साउथ इंडिया में भगवान शिव और विष्णु की पूजा हर एक आदमी अपने तरीके से कर सकता था। अपने तरीके से मतलब अब आप जो है भक्ति मूवमेंट में क्या था कि सीधा भगवान का नाम सिमरन कीजिए और आप उनका पूजा कर लीजिएगा, है कि नहीं है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में अभी भी ठीक है जो भगवान विष्णु और शिव की पूजा होती थी ये मेनली टेम्पल्स में होती थी। ठीक है, जिस टेम्पल्स में लोअर क्लास को जाने का अधिकार नहीं था। ठीक है, स्पेशली हम आपको बताते हैं इनका पूजा पाठ जो होता था वो कर्म कांड जो होता था या जो कुछ भी होता था वो सब टेक्स्ट में मेंशन था। वो टेक्स्ट जो है अदर लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, सिर्फ ब्राह्मण पढ़ेंगे, समझिए। तो ये कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि जिस समय साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट फैला था उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया में जो है ये वो टाइम पीरियड था जब राजपूत स्टेट इमर्ज हुए थे। और ये जो राजपूत स्टेट इमर्ज हुए थे यहाँ पे जो ब्राह्मण्स थे, ठीक है, दे ऑक्यूपाइड द पोजीशन ऑफ इंपॉर्टेंस परफॉर्मिंग अ रेंज ऑफ सेकुलर और रिचुअल फंक्शन। जो सेकुलर और रिचुअल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जो पोजीशन था वो हायर पोजीशन किनके पास था, ब्राह्मण्स के पास था। एंड इसके कारण याद रखिएगा कि नॉर्थ इंडिया में जो है भक्ति मूवमेंट लगभग न के बराबर फैला, मतलब इनके ऑथोरिटी और पोजीशन को चैलेंज करने वाला कोई दूसरा पर्सन था ही नहीं नॉर्थ इंडिया में। क्योंकि देखिए नॉर्थ इंडिया में सबसे ऊपर कौन है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ऊपर देखिएगा तो अपने पास ब्राह्मण है, रूल रेगुलेशन यही बनाएंगे और चलाने की जिम्मेवारी किनको देंगे, क्षत्रियों को, मतलब जो राजपूत होंगे। तो ये दोनों हायर पोजीशन पे थे। अब जनरली इनके ऑथोरिटी को चैलेंज करना मतलब किसके ऑथोरिटी को, राजा के ऑथोरिटी को चैलेंज करना, है कि नहीं है। और इतना तो नॉर्थ इंडिया में उस समय जो है वो किसी भी सोसाइटी में जो है वो चीज़ें नहीं थी कि आप जो है वो डायरेक्टली जो है वो समाज के बनाए गए नियम को चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि उतना पावर भी सोसाइटी में किसी अदर कम्युनिटी के पास नहीं था। तो इसलिए बताते हैं कि नॉर्थ इंडिया में ये जो भक्ति मूवमेंट नहीं फैला। लेकिन फिर भी जो नॉर्थ इंडिया के मर्चेंट होते थे जब वो साउथ इंडिया में जाते थे, नॉर्थ इंडिया के मर्चेंट जब साउथ इंडिया में जाते थे तो वो देखते थे कि साउथ इंडिया में यार एक अलग कॉन्सेप्ट है गॉड को पूजने का। लोग ब्राह्मण्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जब भी उनको पूजा करनी है खुद से वो क्या कर सकते हैं, गॉड का नाम सिमरन करेंगे, भगवान का नाम जपेंगे और गॉड की पूजा कर लेंगे। तो जनरली नॉर्थ इंडिया में जनरली अगर भक्ति मूवमेंट फैलाने की बात कहें, ठीक है, तो ये नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को जिन लोगों ने स्प्रेड किया उनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। कभी इनको नाथ बोला गया, कभी इनको जोगी बोला गया, कभी इनको सिद्धा बोला गया। Who did not function with the orthodox ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क, ठीक है, याद रखिए जो भी ब्राह्मणिकल फ्रेमवर्क के थ्रू जो है नॉर्थ इंडिया में काम नहीं किए उनको नाथ जोगी या सिद्धा बोला गया। और बताते ये नाथ जोगी और सिद्धा है ये नॉर्थ इंडिया के सोसाइटी में अपना पावर नहीं जमा पाए, पावर गेन नहीं कर पाए, अपनी पकड़ नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणिकल डोमिनेंस सोसाइटी के ऊपर काफी ज्यादा था। ठीक है, एंड मेनी ऑफ देम, ये जो नाथ जोगी सिद्धा थे ये मेनली आर्टिजन ग्रुप के लोग थे। ठीक है, याद रखिए ये वीवर्स हुआ करते थे। ठीक है, और जनरली याद रखिए जो अपने पास ट्रेडर हुआ करते थे, वीवर्स हुआ करते थे ये लोग जो। तो अब जब ये लोग आए ना नॉर्थ इंडिया में और ये लोग बोले कि जनरली अब आपको गॉड से जुड़ने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, गॉड से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जैसे साउथ इंडिया में लोग जुड़ रहे हैं। आपको जो है किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी मेडिएटर की, जो आपको गॉड के साथ कनेक्ट करे। तो पता है ब्राह्मण्स ने इनकी ऑथोरिटी को चैलेंज करने के लिए क्या बोला, बोले कि ये कौन है, ये ट्रेडर है जी। अगर ये आपको ऐसा कुछ बता रहे हैं तो समझ लीजिए इसमें भी इनका क्या है, प्रॉफिट है, इसमें भी इनका कहीं ना कहीं प्रॉफिट है, फायदा है, इसलिए आपको जो है वो बरगला रहे हैं, आपको आपके धर्म के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हैं, ये सब चीजें। तो ये जो नाथ जोगी सिद्धा है ये सोसाइटी में क्या नहीं बना पाए, अपनी पकड़ नहीं बना पाया। ठीक है, याद रखिएगा मेनली ये लोग जो है वो कुछ ही कम्युनिटी तक सिमट के रह गए थे, नाथ जोगी और सिद्धा। अब हम आपको बताते हैं तो नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ। नॉर्थ इंडिया में सीधा अपने पास जो है याद रखिएगा राजपूत किंगडम के डायरेक्टली बाद जो है वो इस्लामिक अंपायर शुरू हो गया था। तो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के सीधा बात, ठीक है, ये ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के सीधा बात अगर देखिएगा तो इस्लामिक कल्चर शुरू हो जाती है नॉर्थ इंडिया में। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, इस्लामिक कल्चर की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, कि ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी राजपूत किंगडम डिक्लाइन एंड दिल्ली सल्तनत स्टार्टेड, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई और उसके बाद नॉर्थ इंडिया के कल्चर में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, इस्लामिक प्रैक्टिसेस ग्रू हो जाएगी। और इसी समय अब हम आपको बताएंगे कि इस्लाम कैसे कैसे आया, इसके 5 पिलर्स ऑफ फेथ क्या है। ठीक है, याद रखिएगा यहीं पे नमाज सलत ये सब की बात अभी हम लोग जो है वो आगे करेंगे। ठीक है, और साथ में यही से हम करेंगे किसकी बात, सूफी की बात, सूफी ट्रेडिशन कैसे शुरू हुआ। तो अगर आपको भी अपना कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।